अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पल्स एंड वेव शेपिंग के बेसिक्स से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पल्स सिग्नल्स की। पल्स सिग्नल्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कंटिन्यूस व डिस्क्रीट सिग्नल्स, फिर पल्स करेक्टरिस्टिक व टर्मिनोलॉजी, पल्स व स्क्वायर वेव जनरेटर्स, वेव शेपिंग क्या होती है, लीनियर वेव शेपिंग और नॉन लीनियर वेव शेपिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो हम शुरू करते हैं पल्स सिग्नल्स से। पल्स सिग्नल्स पल्स सिग्नल्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला पीरियोडिक सिग्नल्स, दूसरा अपीरियोडिक सिग्नल्स और तीसरा रैंडम सिग्नल्स। पीरियोडिक सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स जो एक निश्चित समय कैपिटल टी के पश्चात दोहराए जाते हैं, उन्हें पीरियोडिक सिग्नल्स कहते हैं। एग्जाम्पल साइनसोइडल, टाइम बेस या रेक्टिफाइड वेव फॉर्म्स। जो नॉर्मल साइन वेव या टाइम बेस सिग्नल है, जो एक निश्चित समय बाद वेव बार बार रिपीट होती रहती है, ऐसे सिग्नल जो टाइम टी के बाद रिपीट होते हैं, उनको पीरियोडिक सिग्नल्स कहते हैं। कोई पीरियोडिक सिग्नल निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। इसको डिफाइन करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ टी प्लस टी इज इक्वल टू एफ टी, यानी कैपिटल टी या टाइम पीरियड टी के पश्चात वेव फॉर्म में जो सिग्नल की एम्पलीट्यूड वही रहती है, सेम रिपीट कब होगी, टाइम कैपिटल टी के बाद में। तो और इसमें रेंज क्या है टी की, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो कैपिटल टी की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में हो, और एफ टी प्लस टी इज इक्वल टू एफ टी, जहाँ टी कहलाता है टाइम पीरियड। यह है समीकरण नंबर 1। उसके बाद आते हैं रेपिटेशन फ्रिक्वेंसी, एफ आर इज इक्वल टू 1/t। तो टाइम पीरियड का बिल्कुल इनवर्स जो है वो फ्रिक्वेंसी कराता है, यानी एक पल्स में जो टाइम लगता है वो कैपिटल टी, तो उल्टा देखें तो टी में लगता है, टी में कैपिटल टी में बनती है एक पल्स, तो एक में बनेगी 1/t। तो यानी एक सेकंड के अंदर, टी सेकंड के अंदर तो एक पल्स बनती है, तो एक सेकंड के अंदर 1/t। तो पल्सेज पर सेकंड जो है निकल जाएगी, वो कहलाएगी रेपिटेशन फ्रिक्वेंसी, एफ आर। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से एफ टी प्लस माइनस एन टी इक्वल टू एफ टी। यदि हम टी के आगे एक एन लगा दें, यानी कि ये हर टी टाइम के बाद में रिपीट होगी। टी के बाद में एन की वैल्यू क्या है, जहाँ एन कोई इंटीजर है, यानी एन इज इक्वल टू 1 2 3। कहने का मतलब ये है कि टी 2t 3t 4t 5t हर कैपिटल टी के बाद में वही की वही वेवफॉर्म रिपीट होगी। तो ये पीरियोडिक वेवफॉर्म की करेक्टरिस्टिक है। किसी रेपिटेटिव सिग्नल की औसत वैल्यू या मीन वैल्यू, अब ये कोई रिपीट होने वाला सिग्नल, उसकी औसत या मीन वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू 1/t 0 to t एफ टी डी टी, यानी 0 से कैपिटल टी के अंदर जो है वो आप इंटीग्रेशन करके 1/t आगे कर दें, तो इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। समीकरण नंबर 4 से हम डिफाइन कर रहे हैं। पीरियोडिक या रेपिटेटिव सिग्नल की आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वी आर एम एस इज इक्वल टू 1/t 0 to t एफ स्क्वायर टी डी टी। अब इसमें हम क्या करते हैं, और इस पूरे का जो है स्क्वायर रूट, तो हम अगर एफ टी का स्क्वायर करके और उसके बाद इंटीग्रेशन करें और उसके बाद स्क्वायर रूट कर दें, तो ये कराती है आर एम एस वैल्यू। समीकरण नंबर 5। इंस्टेंटेनियस पावर, कैपिटल पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर या आई स्क्वायर आर, ये नॉर्मल पावर की इक्वेशन है, वही लिख रहे हैं। समीकरण नंबर 6। यहाँ वी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और आई इंस्टेंटेनियस करंट है। इसी टाइप से वोल्टेज पल्स की एवरेज पावर, पी एवरेज 1/RT 0 to t एफ स्क्वायर टी डी टी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो 1/t, टी से अगर हम डिफाइन कर देंगे तो ये एवरेज हो जाएगी।
तो पावर निकाली चूंकि हमने, ये पावर निकालने के लिए v² है, और v की जगह हम RMS वैल्यू लिख रहे हैं, तो v की जगह RMS वैल्यू लिख देंगे, तो 1/t 0 to t f²t dt और डिवाइडेड बाई r, तो ये कहलाती है एवरेज पावर। उसके बाद P एवरेज यहाँ पर है v² RMS/r, ये समीकरण नंबर 8। तो एवरेज पावर को हम डिफाइन कर देते हैं RMS की फॉर्म में। तो RMS आपने ऑलरेडी देख लिया है कि ये 1/t 0 to t f²t, तो P एवरेज इक्वल टू v² RMS/r, ये समीकरण नंबर 8। उसके बाद आते हैं अपीरियोडिक सिग्नल्स। ऐसे सिग्नल जो पूरे समय में एक बार घटित होते हैं उन्हें अपीरियोडिक सिग्नल्स कहते हैं। यानी एक बार वो हमें कोई पल्स मिल गई या कोई वेव एक बार मिलेगा, वो उसके बाद वो एक ही पोजीशन पर बना रहता है, तो ऐसे सिग्नल कहलाते हैं अपीरियोडिक सिग्नल। -∞ से +∞ की रेंज में ये भी होते हैं। उसके बाद बोलते हैं आते हैं रैंडम सिग्नल्स। जो सिग्नल्स किसी सीक्वेंस के अनुसार रिपीट नहीं होते, इन्हें किसी प्रोबेबिलिटी से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे सिग्नल रिपीट तो होते हैं लेकिन कोई सर्टेन सीक्वेंस नहीं है, सर्टेन टाइम फिक्स नहीं है, सर्टेन रूल नहीं काम करता है इनके ऊपर, कभी भी वो रेपिटेशन आ सकता है, तो ये कहलाते हैं रैंडम सिग्नल्स। उसके बाद देखते हैं हम कंटिन्यूअस व डिस्क्रीट सिग्नल्स। पहला कंटिन्यूअस, ये वेरिएबल t का कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। एग्जांपल ट्रायंगुलर या स्टेयरकेस वेवफॉर्म, ऐसी वेवफॉर्म जो t के हर एक वैल्यू के अंदर जिसमें एम्पलीट्यूड या सिग्नल की एम्पलीट्यूड दी होती है, यानी हर पॉइंट पर हर टाइम पर सिग्नल की एम्पलीट्यूड हमें पता हो और ये सिग्नल कंटिन्यूस चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूस सिग्नल। उसके बाद बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स। इसमें t की डिस्क्रीट वैल्यूज का सीक्वेंस होता है, अर्थात t के प्रत्येक मान पर सिग्नल की वैल्यू नहीं दी जाती। यानी सिग्नल की अगर वैल्यू, इसकी वेवफॉर्म को देखेंगे तो सिग्नल की वैल्यू हर टाइम के ऊपर अवेलेबल नहीं है, एक सर्टेन टाइम्स के ऊपर ही है। जैसे हो सकता है कि हर सेकंड बाद उसकी वैल्यू पता लग जाए हमें, या हर 0.5 सेकंड के बाद, इस टाइप किसी एक सीक्वेंस से हमें वैल्यू मिलेगी, हर टाइम के हर वैल्यू पर नहीं मिलेगी। तो इसको डिफाइन करें t इक्वल टू t0 ± n टाउ, n इक्वल टू 1 2 3। तो हमें जो वैल्यू अभी वेव फॉर्म से और क्लियर करूँगा, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स या डिजिटल कंट्रोल सिस्टम व कम्युनिकेशन सिस्टम में काम आते हैं। तो ये इनका यूज कहाँ पर है? डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन में करते हैं, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। अब वेव फॉर्म से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला हम डायग्राम देख रहे हैं ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, एम्पलीट्यूड वर्टिकल साइड में, और ये देख रहे हैं हम 0 से t, फिर 2t, फिर 3t। ये पीरियोडिक वेव फॉर्म है कि हर t टाइम के बाद में वेव फॉर्म रिपीट हो रही है और एक जैसी वेव फॉर्म आ रही है। उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेयरकेस वेव फॉर्म, ये भी कंटिन्यूस सिग्नल है, और इसमें आप देख रहे हैं कि वेव जो है वो स्टेयर की फॉर्म में इंक्रीज होके उसके बाद t तक आ जाती और फिर वेव फॉर्म रिपीट हो रही है वैसी की वैसी हो, लेकिन इसमें जो वेरिएशन है एम्पलीट्यूड का स्टेयर की फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेयरकेस वेव फॉर्म। उसके बाद आते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। अब डिस्क्रीट सिग्नल में क्या है कि वर्टिकल में एम्पलीट्यूड और हॉरिजॉन्टल में टाइम t इक्वल टू 5 टाउ, 2t इक्वल टू 10 टाउ, 3t इक्वल टू 15 टाउ, 4t इक्वल टू 20 टाउ। तो 1 2 3 4 5, तो आप देख रहे हैं कि पांच पार्ट में डिवाइड किया टोटल टाइम को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और हर टाउ के बाद में ये 1 टाउ है, ये 2 टाउ है, हर टाउ के बाद में आपको वेव एम्पलीट्यूड दी है। ये मैंने सुविधा के लिए इसको कंटिन्यूस दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में इसमें वेव एम्पलीट्यूड कहाँ का पता लगे हम, यहाँ, उसके बाद ये 0, फिर यहाँ, यानी कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है एक सर्टेन टाइम्स के ऊपर भी अवेलेबल रहती है, और इसको हम सुविधा के लिए डॉटेड लाइन से जोड़ करके कैसा दिखेगा ये वेरिएशन वो देख सकते हैं। तो ये कहलाता है डिस्क्रीट सिग्नल कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। जो ऊपर हमने डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम में इसके अंदर जो हमने ट्रायंगुलर वेवफॉर्म दी थी, उसको जब डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे इस वाले डायग्राम में, तो अब हर टाउ टाइम के बाद में आपको सिग्नल की एम्पलीट्यूड पता रहेगी। उसके बीच वाला पार्ट है उसमें आपको सिग्नल की एम्पलीट्यूड पता नहीं होती है। उसके बाद है डिस्क्रीट सिग्नल कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेयरकेस। ऊपर जो डायग्राम हमने
स्टेयरकेस वाला बनाया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आप डिस्क्रीट सिग्नल निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि टी इजिकल टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ, 4 टाउ, 5 टाउ, ये एम्पलीट्यूड यहाँ 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 यहाँ, इसका पैटर्न हम निकाल सकते हैं, इनको जोड़ेंगे। अदरवाइज ये हर टाइम पर इनकी वैल्यू पता नहीं रहती, एक सर्टेन ड्यूरेशन यानी कि टाइम के बाद ही आपकी वैल्यू इसकी पता रहती। तो ये डिस्क्रीट सिग्नल्स। उसके बाद आते हैं पल्स करैक्टरिस्टिक व टर्मिनोलॉजी। आइडियल या आदर्श रेक्टेंगुलर पल्सेज के लिए पहला है आवर्तकाल पीरियड। एक पल्स के प्रारंभ व अगली पल्स के प्रारंभ के बीच लगने वाला समय पीरियड कहलाता है। यानी एक सर्टेन टाइम के बाद में, जिस टाइम के बाद पल्स रिपीट होती है, तो स्टार्टिंग से लेकर जहाँ से रिपीट होना शुरू होता है वहाँ तक का जो टाइम कहलाता है पीरियड। उसके बाद आता है आवर्ती। आवर्तकाल का विपरीत आवर्ती कहलाता है। जो आपने पीरियड ऊपर निकाला तो उसका इन्वर्स कर लीजिए तो वो आवर्ती होगा। या 1 सेकंड में कितनी पल्सेज आती हैं, इसकी आवर्ती को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आयाम या एम्पलीट्यूड, यह वोल्टेज की पीक वैल्यू है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू तक जब जाता है उसके बाद वापस नीचे, मैक्सिमम वैल्यू का मान जो है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जय कराती है आयाम या एम्पलीट्यूड। पल्स विड्थ, पल्स का ड्यूरेशन पल्स विड्थ कहलाता है। तो टोटल पल्स जैसे ये है तो इस पल्स के अंदर जितना टाइम, जितने सेकंड इसकी ड्यूरेशन है वो उसका कहलाता है पल्स विड्थ या पल्स ड्यूरेशन भी कहते हैं उसको। उसके बाद पल्स व स्क्वायर वेव जनरेटर्स। यदि पल्स ट्रेन में 50% टाइम में ये ऑन या 51 टाइम्स में ऑफ रहती है तो इसे स्क्वायर वेव कहते हैं। यानी कोई पल्स ट्रेन के अंदर जो है वो 50% टाइम जो है साइकिल के अंदर जो है वो एक साइकिल के अंदर ऑन और एक 50% ऑफ रहे, तो ये जैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट दिखा उसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। और पल्स जनरेटर में ड्यूटी साइकिल एडजस्टेबल होता है, और पल्स जनरेटर होते हैं उसको ड्यूटी साइकिल को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि ऑन टाइम और ऑफ टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। अब यदि पल्स विड्थ जो है वो पल्स पीरियड का हाफ हो जाए, यानी ये वाला सेकंड है, स्क्वायर वेव के अंदर हम देख रहे हैं कि ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों सेम है। जबकि पल्स ट्रेन के अंदर क्या है कि ये थोड़ा टाइम के लिए ये हाई है, उसके बाद इतने टाइम के लिए ये लो है, यानी बहुत छोटे से ड्यूरेशन के लिए स्पाइक्स मिलती हैं, पल्सेज मिलती हैं, तो ये कराती है पल्स ट्रेन। और जब आपका ऑन और ऑफ टाइम यानी ये ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों सेम हो जाए तो पल्स की विड्थ जो है वो पीरियड की आधी हो जाए, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पीरियड है और इसकी विड्थ जो है इस पीरियड की हाफ हो जाए तो ये कहलाएगी स्क्वायर वेव। उसके बाद आते हैं वेव शेपिंग। यदि किसी वेव फॉर्म की शेप को किसी परिपथ द्वारा परिवर्तित किया जाता है तो ये वेव शेपिंग कहलाता है। यानी कोई सर्किट है जो किसी वेव फॉर्म की शेप को चेंज करता हो तो वो सर्किट क्या कहलाता है, वेव शेपिंग, इसको हम बोलते हैं वेव शेपिंग। और जो सर्किट कहलाएगा वेव शेपिंग सर्किट। इसे आउटपुट एम्पलीट्यूड व इनपुट एम्पलीट्यूड के अनुपात या आउटपुट व इनपुट के फेज एंगल द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब ये इसको कैसे डिसाइड करते हैं, हम क्या करते हैं, आउटपुट एम्पलीट्यूड और इनपुट एम्पलीट्यूड का कंपैरिजन करते हैं, या आउटपुट एम्पलीट्यूड और या इनपुट एम्पलीट्यूड का रेशो निकालते हैं। अदरवाइज हम आउटपुट और इनपुट के बीच में फेज एंगल से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये इनका कंपैरिजन का तरीका है कि इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म में किस टाइप से चेंज होता है। अब इसमें वेव शेपिंग दो प्रकार की हो सकती है, दो टाइप की। पहली कहलाती है लीनियर वेव शेपिंग। किसी वेव फॉर्म की वेव शेप को लीनियर नेटवर्क द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो जिसमें वेव शेप वही रहती है परंतु एम्पलीट्यूड व फेज परिवर्तित होता है। अब क्या करते हैं, यदि हम जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो लीनियर नेटवर्क यूज करें और किसी वेव फॉर्म को लीनियर नेटवर्क को अप्लाई करें, तो इसमें क्या होता है कि वेव शेप तो वही रहती है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड व फेज चेंज हो जाता है। ऐसी वेव शेपिंग कहलाती है लीनियर वेव शेपिंग। एग्जाम्पल आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट। उसके बाद नॉन लीनियर वेव शेपिंग। यदि नॉन लीनियर नेटवर्क द्वारा या नॉन लीनियर नेटवर्क द्वारा करते हैं, इसमें डायोड, ट्रांजिस्टर आदि एलिमेंट्स काम है, क्योंकि डायोड क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट है। इसकी अगर कंपैरिजन करेंगे वेरिएशन का वोल्टेज और करंट में, तो आप देखेंगे ये लीनियर वे में चेंज नहीं होती इनकी करेक्टरिस्टिक। तो डायोड और ट्रांजिस्टर की करेक्टरिस्टिक है वो नॉन लीनियर होने के कारण ये जो सर्किट यूज की जाएंगे वेव शेपिंग के लिए और जो वेव शेपिंग मिलेंगी उसको बोलेंगे नॉन लीनियर वेव शेपिंग। तो इस वीडियो में मैंने आपको वेव शेपिंग से संबंधित
टॉपिक्स कवर किए, वेव शेपिंग की टाइप्स क्या हैं, पल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात की, और पीरियोडिक नॉन अपीरियोडिक अलग अलग टाइप की जो पल्सेस की हमने पल्सेस को डिस्कस किया। और ये पल्स सिग्नल्स थे 3 टाइप के, सबसे पहले पीरियोडिक, अपीरियोडिक, रैंडम सिग्नल, और उसके बाद हमने कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सिग्नल्स के ऊपर डिस्कस किया, और उसके बाद पल्स कैरेक्टरिस्टिक और टर्मिनोलॉजी, पल्स और स्क्वायर वेव जनरेटर, वेव शेपिंग को डिफाइन किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।